हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। मैं राजकुमार पालीवाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, लगातार हमारी क्लासें आ रही है। हमेशा मैं आपको बताता हूं कि रीट के साथ साथ आरपीएससी द्वारा करवाई जाने वाले भर्ती के लिए भी हमारे जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। रोजाना 25 प्रश्न लेके आ रहा हूँ। 25 से ज़्यादा भी प्रश्न लाएंगे। जैसे ही एग्जाम का कोई अपडेट होगी उसके साथ प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। उसके साथ ही साथियों, राजनीति गरमा रही है, चुनाव आने वाले हैं और साथ ही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनसे रिलेटेड भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो मैं एक सीरीज अभी शुरू करने वाला हूँ। 1-2 दिन में आरएस का पेपर हो जाए, उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम से एक सीरीज शुरू करने वाला हूं, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में किस्से और कहानियों और प्रश्नों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसी भी प्रकार के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में चर्चा करना मेरा जो है वो बिल्कुल भी मकसद नहीं है। केवल हम जो है वो परीक्षा उपयोगी और जो मजेदार किस्से हैं उन पर चर्चा करेंगे। अब मैं बिना देर किए हुए आपके सामने जो है वो 25 प्रश्नों को रखने वाला हूं। तो अब अपन फटाफट शुरू करते हैं और जो है वो अपनी क्लास को प्रारंभ कर देते हैं। तो साथियों, मैं चलता हूं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजस्थान के लोक संत और देवता दिए हुए हैं, दूसरी ओर उनके जो है वो स्थान दिए हुए हैं कि उनका स्थान कौन सा है। तो राजस्थान के लोक देवता प्लस राजस्थान के जो स्थान है उनको दिया गया है। तो संतों से या देवताओं से इन स्थानों को मिलाना है। सबसे पहले बात करूं मैं तो पांचोटा गांव, ये तल्लीनाथ जी का जो गांव है वो पांचोटा गांव है। साथियों, 1 मिनट चेंज कर लेता हूं मैं। तल्लीनाथ जी का जो गांव है वो पांचोटा गांव है। पांचोटा गांव तल्लीनाथ जी से रिलेटेड है। तो 1 नंबर ए से रिलेटेड है। तेजा जी का आपको पता ही है, तेजा जी का पर्वत सर है, नागों के देवता है, कालाबाला के देवता है, राजस्थान में जाट समुदाय के आराध्य देवता हैं तेजा जी महाराज। दूसरा, देवनारायण जी। देवनारायण जी को गुज्जर विष्णु का अवतार मानते हैं। इनका जो मूल स्थान है वो असिंध भीलवाड़ा है। देवनारायण जी जो है वो गुज्जरों के लोक देवता है। उसके बाद बात करते हैं पाबू जी। लास्ट में बच गया कोल्लू गांव, ये फड़ौदी तहसील में स्थित है, जोधपुर जिले में है। कोल्लू जो है वो पाबू जी जो ऊंटों के देवता माने जाते हैं उनका स्थान है। ऊंटों के लोक देवता के रूप में प्रचलित पाबू जी राठौड़ का जो स्थान है वो है कोल्लू गांव, जोधपुर में। तो अब बात करते हैं कि इनमें जो है वो मेल कैसे हुआ। 1 के नीचे ए आएगा, ए आ रहा है, 2 के नीचे बी, 3 के नीचे डी और 4 के नीचे सी, यानी अपना जो सही आंसर है वो हो गया ए। साथ ही एक बात ध्यान रखना साथियों, आरएस में एक प्रश्न आया था कि पर्यावरण प्रेमी लोक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है। तो पर्यावरण प्रेमी लोक देवता के रूप में तल्लीनाथ जी को पूजा जाता है। तल्लीनाथ जी है जगह वह पर्यावरण प्रेमी लोक देवता के रूप में पूजा जावे। चलो बिना देर करे अगले प्रश्न का नहीं चला। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, तलवार बंधाई क्या था। बात जय करापा तलवार बंधाई की। तो तलवार बंधाई की चीज है। तो युद्ध पर जाने से पूर्व सैनिकों को कुशलता के लिए दिया जाने वाला उपहार नहीं, बिल्कुल गलत बात है। विजय में सेनापति को दिया जाने वाला सम्मान यह भी नहीं है। नव नियुक्त सैनिक को दिया जाने वाला अस्त्र शस्त्र यह भी नहीं है। तलवार बंधाई शुल्क जो है वो साथियों उत्तराधिकार शुल्क है। उत्तराधिकार शुल्क क्या है कि जैसे ही किसी ठिकाने का कोई नया जागीरदार बनता था तो वो मेवाड़ महाराणा को भेंट स्वरूप एक जो है वो शुल्क देता था, या उसे नजराना कह सकते, एक नजराना देता था, उसे उत्तराधिकार शुल्क कहा जाता था। ये जो उत्तराधिकार शुल्क था ये कोई फिक्स नहीं था कि भाई कितना दिया जाएगा, इसमें कोई ऐसी फिक्स बात नहीं थी। ई वास्ते जो जागीरदार हो तो वो ज्यादा राणा ने है जो वो शुल्क बेच तो, ताकि मेवाड़ राणा जो है भी बात हूँ राजी रहे और भी के लिए जो है वो आपका दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए खुले रखे। तो वो प्रश्न आयुड है परीक्षा में कि तलवार बंधाई शुल्क क्या है। तो तलवार बंधाई शुल्क जो है वो एक उत्तराधिकार शुल्क है। ये ध्यान रखना। ये नाम से लगता है कि कुछ इसमें तलवार बंधाई या युद्ध पर जाते समय तलवार बांधी जाती होगी, ऐसा नहीं है। तलवार बंधाई एक उत्तराधिकार शुल्क है जको राजा ने दे तो जागीरदार जद
भी के तलवार बंधती भी के एवज में, यानी वो जब जागीरदार बनता था तब वो राजा को जो है वो एक नजराना भेंट करता था, बिना तलवार बंधाई कहता। चलो चला तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, वह दुर्ग कौन सा है जिसमें एक जैसे 9 महल है? साथियों, उस दुर्ग का नाम है सुदर्शनगढ़ दुर्ग। अब आप कहेंगे कि सुदर्शनगढ़ इसमें तो है ही नहीं, तो मैं आपको बता दूं उस दुर्ग को वर्तमान में नाहरगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग में 9 एक जैसे महल है, जिन्हें जो है वो जयपुर महाराजा द्वारा अपनी 9 पासवानों के लिए बनवाए गए थे। तो नाहरगढ़ जो है जयपुर में स्थित है। जयपुर में स्थित ये जो महल है उसमें जो है वो एक जैसे 9 महल है। इसमें वो नाहरगढ़ जैविक पार्क भी स्थित है, वो इसी में है, वो भी जयपुर में है। इसके अलावा बात करें तो जूनागढ़ कहाँ स्थित है साथियों? जूनागढ़ स्थित है बीकानेर में। उसके बाद कुंभलगढ़ की बात करें तो कुंभलगढ़ में है ये आमेर दुर्ग, ये भी जो है वो जयपुर में स्थित है। और कुंभलगढ़ दुर्ग का तो मैं आपको क्या बताऊं, राजस्थान की आन बान शान कहे जाने वाले कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। कहते हैं कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी के नाम पर इस कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो कुंभलगढ़ का नाम कुंभा के नाम पर नहीं है, यह कुंभा की पत्नी कुंभल देवी के नाम पर कुंभलगढ़ का नाम रखा गया है। इस दुर्ग का निर्माण 1459 ईस्वी में राणा कुंभा द्वारा करवाया गया था। और ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि इसके बारे में अबुल फजल ने कहा है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पाग नीचे गिर जाती है। बेजा ऊंची पहाड़ी पर स्थित दुर्ग है। और इस दुर्ग में एक सबसे ऊंचे स्थान पर कटारगढ़ महल है, जिसे जो है वो राजस्थान में मेवाड़ की आंख कहा जाता है। क्यों मेवाड़ की आंख? ही वास्ते कवे क्योंकि बठू पूरो मेवाड़ देखीस तो ई वास्ते कटारगढ़ महल ने मेवाड़ की आंख कवे। चलो चला बिना देर करिया चौथे प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं? देखो एक अपने को इसके लिए बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, कौन सी राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं राज्यपाल पद के लिए योग्यता है अनुच्छेद 157 में और शर्तें हैं अनुच्छेद 158 में। अब योग्यता और शर्तों में अंतर क्या है? देखो योग्यता वो होती है जब कोई व्यक्ति किसी पद को प्राप्त करना चाहता है, उससे पहले हमें जो आवश्यकताएं हैं वो योग्यता है। और जब वो उस पद को धारण कर लेता है उसके बाद जो नियम लागू होते हैं उन्हें शर्तें कहा जाता है। यानी ज्वाइन करने से पहले हम योग्य हैं या नहीं वो हमारी योग्यता है। ज्वाइन करने के बाद नियम और कानून जो हम पर लागू होते हैं उन्हें उस पद की शर्तें कहा जाता है। तो योग्यता 157 नंबर अनुच्छेद में है, शर्तें 158 नंबर अनुच्छेद में। अब है क्या? वह भारत का नागरिक हो, यह एक योग्यता है साथियों, ये एक योग्यता है। तो अनुच्छेद शर्त का पूछा है तो यह नहीं होगा, वह संसद के किसी सदन अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, यह शर्त है, यह शर्त है। अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो भी वो राज्यपाल बन सकता है, लेकिन बनने के बाद वो उस पद पर नहीं रह सकता। हाल ही में आपको ध्यान होगा राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया को जो है वो असम का राज्यपाल बनाया गया था। जब राज्यपाल बनाया गया था उस समय वो राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष थे और सदस्य तो थे ही थे। तो निश्चित तौर पर जब उन्हें बनाया गया तब वो इस पद पर थे, यानी ये योग्यता नहीं है। अगर योग्यता होती तो उन्हें पहले त्याग पत्र देना पड़ता, बाद में वो उस पद के लिए योग्य होते। लेकिन ये शर्त है कि बनने के बाद वो उस पद पर नहीं होने चाहिए। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, मतलब ये भी जो है वो शर्त है, वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अगर लिखा हुआ होता वह लाभ के पद पर नहीं होगा जो है वो योग्यता है, धारण नहीं करेगा ये शर्त है। देखो कंफ्यूज मत हो, ये लाभ का पद धारण पर होना नहीं चाहिए यह भी योग्यता है, पर बनने के बाद भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा वो शर्त है। तो धारण नहीं करेगा शब्द है, लाभ के पद पर नहीं होगा शब्द नहीं है। अगर नहीं होगा होता तो योग्यता होती, नहीं करेगा मतलब ये एक शर्त है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह योग्यता है। यानी राज्यपाल बनने के लिए कम से कम 35 ईयर्स यानी 35 साल को होना जरूरी है। तो आ शर्त है, सॉरी योग्यता है। तो देखो कितनी शर्त है, 2 शर्तें हैं, दूसरी और तीसरी। इन शर्त पूछी है तो केवल 2 और
3। देखो कई लोग गलती में कर देवे चारों कर देवे, चारों भी दे रहा कि 1 2 3 4, वो चारों कर देते हैं कि चारों ही शर्तें हैं। शर्तें अलग चीज है, योग्यता अलग चीज है, क्योंकि दोनों एक होती तो फिर संविधान निर्माता कोई बावड़ा थोड़िया जो अलग अलग अनुच्छेद देता, एक अनुच्छेद 157 में और एक अनुच्छेद 158 में। तो थोड़ा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, निश्चित तौर से गलत होने के चांसेस कम होंगे। चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? बात करा जीएसटी की, देखो जीएसटी भारत में लागू हुआ 101वें संविधान संशोधन 2017 के द्वारा। 101वें संविधान संशोधन 2017 के द्वारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को भारत में लागू किया गया। इसे भारत में लागू किया गया 1 जुलाई 2017 को। जब इसे लागू किया गया था तो इसमें सर्वोच्च दर 18% बताई गई थी, लेकिन वर्तमान में इस दर को बढ़ाकर जो है वो 28% कर दिया गया। अब वर्तमान में सबसे हाईएस्ट जो रेट लगती है जीएसटी में वो 28% है, 28% दर लगती है। एक बात और ध्यान रखना साथियों, पेट्रोलियम उत्पाद और दारू जो है वो जीएसटी के दायरे से बाहर है। अब आप कहेंगे कि उन्हें बाहर क्यों रखा गया है? उन्हें इसलिए रखा गया है कि उनमें जो रेट है, जो रेट ऑफ क्या बोलते हैं टैक्स है, वो 28% से भी ज्यादा है, जबकि जीएसटी में तो हाईएस्ट 28% है। 28% तो ज्यादा तो लगा ही कौन सका है, इसलिए उनमें ज्यादा है। इसलिए पेट्रोलियम उत्पाद और साथ ही में जो क्या बोलते हैं उसको दारू को उससे बाहर रखा गया है। वापस बात कर लें जीएसटी की। 1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुआ संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन 2017। इसकी उच्चतम दर जो पूछी है वो है 28% यानी 28% की दर लागू होती है, ये अधिकतम है साथियों। बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न है, जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम, नंदलाल किस चित्र शैली के से संबंधित है? यदि बात करें छठे प्रश्न की कि ये चित्रकार जो आपके सामने दिए गए हैं ये कौन सी शैली के? देखो आजकल प्रश्नों का स्तर चेंज हो गया है। पहले शैली की विशेषताओं के बारे में पूछते थे, आजकल आरपीएससी और जो अपने अधीनस्थ चयन बोर्ड है उसमें ज्यादातर जो है वो प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं, इन चित्रकारों के नाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि ये चित्रकार कहाँ के। इनकी मैं बात करूं तो ये चित्रकार जो है वो अलवर शैली के चित्रकार है। इसी प्रकार आपने साहिब राम का नाम सुना होगा, जो जयपुर शैली का चित्रकार है। पोर्ट्रेट बनाने के लिए वो माना जाता है, बहुत जबरदस्त चित्रकार है। तो अलग अलग शैली के अलग अलग चित्रकार है। पीछे इलायची देवी, कमला देवी का भी आया था जो नाथ द्वारा शैली की चित्रकार है। इसी प्रकार अलग अलग शैली के जो चित्रकार है उनका प्रश्न जो है वो परीक्षा में आता रहता है। तो इन चित्रकारों को आप निश्चित तौर से ध्यान में रखिए। ये जो दिए हुए हैं ये सारे के सारे चित्रकार कौन सी शैली के हैं? ये साथियों अलवर शैली के चित्रकार माने जाते हैं। चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। बारी नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? देखो बारी, अब इनको मैं बताऊं आपको, नथ, चुन्नी, चोप और बारी, ये जो चार हैं ये नाक में पहने जाते हैं। तो बारी पूछा है तो नथ, चुन्नी, चोप, बारी ये नाक में पहने जाते हैं, तो ये नाक के आभूषण हैं। एक चूप होता है, चूप, चोप नहीं, चूप, चूप पहना जाता है दांत में। चूप और चोप में थोड़ा सा ध्यान रखना, वो एक ऐसे कई लोगों के दांत में एक सोने की टिक्की सी होती है, बिंदी सी होती है, पॉइंट सा होता है, उसे चूप कहा जाता है। और एक दांत में पहना जाता है रखन, रखन भी दांत का आभूषण है। तो ये बहुत सारे आभूषण है। हाल ही में जो 2nd ग्रेड की परीक्षा हुई थी उसमें बोरला पूछा था कि बोरला कहां पहना जाता है। बोरला जो आभूषण है वो सिर में पहना जाता है। साथियों ये प्रश्न एक ऐसा प्रश्न है जो ट्रिकी प्रश्न है, इसको आपको ट्रिक से याद करना पड़ेगा कि कौन सा कहां से पहना जाता है। औरतों को तो फिर भी टूम टाकी को ध्यान हुआ है। अब टूम क्या होती है? टूम सोने का आभूषण है, टूम का है, टूम टाक क्या है, औरतन तो ध्यान हुआ है, पर आदमी थोड़ा के बारे में कम नॉलेज हुआ है, क्योंकि आदमी तो ज्यादा आभूषणों को प्रयोग भी कौन करे। तो निश्चित तौर पर अंगो जो थोड़ो ध्यान रखने खातर अपन रटना पड़सी और रटन खातर ट्रिक बढ़िया रहसी। अब जो नथ, चुन्नी, चोप, बारी याद कर लियो। नथ थान ध्यान है नाक में पहरी जाए, चुन्नी, चोप, बारी भी नाक में ही पहरी जाए, तो ये वार हूँ आपने याद हो सके। तो जो बारी जो क्या बोले वो
आभूषण है वो नाक को है, चूं पर रखन दांत का है, बोरलो सिर को है, कान का गणाई है, कान में बाली पहरी जाए, झुमका पहरी जाए, जेला जमेलार ए गणाई बहुत सारा है। इस प्रकार गले में हार गलपट्टी और ए बहुत सारी जगह आभूषण है वह पहरी जाए। चलो बात करते हैं 8वें प्रश्न की। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए साथियों, राजपूतों की उत्पत्ति के कई सिद्धांत माने जाते हैं कि राजपूत आए कहां से थे। अंग्रेज ये मानते हैं कि राजपूत विदेशी थे, जबकि भारतीय ये मानते हैं कि राजपूत भारतीय ही थे और भारत में ही जो है अलग अलग जातियों से इनकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन चंद्रवर्दई कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी। अग्निकुंड का मतलब यहां कई लोग ये समझते हैं कि अग्निकुंड का मतलब यह है कि यज्ञ किया होगा और आदमी उसमें से जन्मा होगा। निश्चित तौर से यह फैंटेसी है, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा कतई ना तो चंद्रवर्दई का उद्देश्य था, ना ऐसा संभव है। ये एक्चुअल में ये कहना चाहता है, हो सकता है ये वो कोई दूसरे लोग थे जो महान योद्धा थे, उन्हें जो है वो हवन के माध्यम से उनको शुद्ध किया गया और शुद्ध करके उनकी नई जो है जाति बनाई गई, इन्हें राजपुत्र कहा जाता है। इन राजपुत्रों को आगे चलकर जो है वो राजपूत कहा गया। जो चौहान राजपूत थे उन्हीं का पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो है वो दरबारी कवि था चंद्रवर्दई, उसने चौहानों को भी अग्निकुंड से संबंधित बताया है। 4 राजपूत जो है वंश है उन्हें उसने अग्निकुंड संबंध से जोड़ा है। तो यहाँ अग्निकुंड का मतलब यह नहीं है कि देवताओं ने या ऋषि मुनियों ने यज्ञ किया और 4 व्यक्ति जन्म गए। निश्चित तौर से वो 4 जो योद्धा थे उनको जो है जो योद्धा थे उनको शुद्ध किया गया, हवन कुंड के माध्यम से उनको शुद्ध करके उन्हें जो है वो राजपूत बनाया गया। इसलिए इसे अग्निकुंड सिद्धांत कहा जाता है और यह सिद्धांत दिया था चंद्रवर्दई ने। चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? बात करते हैं उस शासक की जिसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यानी राजस्थान या भारत में लगभग 565 रियासतों का विलय हुआ था। उसमें से 19 रियासतें भारत में राजस्थान में थी। 19 रियासतों का विलय राजस्थान में हुआ था। बहुत सारे शासक ऐसे थे जो भारत में मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था भारत में मिलते ही उनका जो राजपाट है वो जाता रहेगा और उनके लिए सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। निश्चित तौर से इसी उद्देश्य से बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं जो है वो अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। तो बांसवाड़ा के महारावल जो चंद्रवीर सिंह थे वो इस कोट करते हैं जब वो भारत में मिलने के विलय पत्र पर साइन करते हैं। इसी प्रकार जोधपुर के महाराव जो थे, जो महाराजा या महाराव जिनको कहते हैं, जो हनुमंत सिंह थे, जोधपुर के महाराज हनुमंत सिंह भी राजपूताने में मिलना नहीं चाहते थे, भारत में ही मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन सरदार पटेल के दबाव में उन्हें भारत में मिलना पड़ा, क्योंकि वो चाहते थे कि पाकिस्तान में मिल जाएं तो उन्हें जो है वो निश्चित तौर पर ज़्यादा सुविधाएं मिलेगी, क्योंकि जिन्ना उन्हें बहुत सारे ऑफर दे रहा था। तो भारत में कई ऐसे राजा थे जो भारत में मिलते समय थोड़े दुखी थे। उनमें से एक था बांसवाड़ा का शासक चंद्रवीर सिंह। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है तो बीकानेर में, लेकिन वो जोड़बीड़ में है। जोड़बीड़ में मतलब वो सही को नहीं। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र वो भी को नहीं, वो भी बीकानेर में है तो वो भी सही को नहीं, बाराम को नहीं। भेड़ प्रजनन केंद्र वो है फतेहपुर में तो वो भी गलत है। केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र वो चित्तौड़गढ़ में, ये सही है। अंतिम जो ऑप्शन है इसका वो सही है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बाकी जो जहां है मैंने बता दिया। जोड़बीड़ में जो है वो ऊंट अनुसंधान केंद्र है और ऊंट साथियों राजस्थान का राज्य पशु भी है, साथ ही चिंकारा भी राजस्थान का राज्य पशु है। हालांकि बहुत ही सरल सो प्रश्न है, लेकिन किन की तो बताना पड़े जब बता दिया। चलो बात करा 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न है, कौन से मेले को हाड़ौती अंचल का कुंभ कहा जाता है? हाड़ौती अंचल को कुंभ यानी हाड़ौती क्षेत्र में लागण हारो आमू सैनो बड़ो मेलो कौन सो है? हाड़ौती कौन सो गयो? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इस
क्षेत्र को हाड़ौती अंचल कहा जाता है। तो कोटा, बारा, बूंदी हम कौन सो मेड़ो लागे? तो देखो इनमें से एक मेला जो सीताबाड़ी का मेला है, ये मेला 12 में लगता है, 12 में लगता है। और ये सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। इसी मेले को हाड़ौती अंचल का कुंभ कहा जाता है। ये एक बार प्रश्न आया था और बहुत सारे लोग टूट पर पड़े थे, बेणेश्वर कर दिया था। बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है साथियों, आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ निश्चित तौर पर जो है वो माघ पूर्णिमा को लगने वाले बेणेश्वर मेले को कहा जाता है। यह त्रिवेणी संगम पर लगता है, माई सोमजाखम के संगम पर। यह नेवटपुरा, बनेश्वर, डूंगरपुर में लगता है। पहली बात तो क्या प्रसन्न सावल पड्डे को नहीं, हाड़ौती में डूंगरपुर आवा कर दे, वो वागड़ का क्षेत्र है। लेकिन लोग क्या है, सवाल को सही नहीं पढ़ते, और जब तक सवाल को आप सही नहीं पढ़ोगे तब तक प्रश्न को हल करने में आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आएगी। कोई भी प्रश्न पर यहाँ टूट ना पड़ो, धीरे धीरे उसको ध्यान से पढ़ो कि वो कहना क्या चाहता है। जब तक प्रश्न समझ में नहीं आता तब तक उत्तर कभी नहीं करें, क्योंकि जल्दीबाजी में हमेशा नुकसान ही होता है। और एक बार वो गोरो कालो कर दियो तो फिर उसको बदलना नामुमकिन होता है। इसलिए थोड़ा सा इन बातों का जरूर ध्यान रखें। सरल प्रश्न है, लेकिन सरल प्रश्न को भी सही करना जरूरी होता है निश्चित तौर पर। ऐसे नहीं है कि सरल प्रश्न के अंक सबको मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं। चलो आगे 12वां प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में? अमु कौन सी नदी है जकी को उद्गम मध्य प्रदेश हुआ है? तो देखो काली सिंध आ मध्य प्रदेश हुआ है। बेड़च या आयड़ नदी ये अपने राजस्थान में निकलती है। पार्वती आ मध्य प्रदेश हुआ है। बाणगंगा आ राजस्थान की नदी है। तो 2 राजस्थान की और 2 मध्य प्रदेश हुआ है ना। ए और सी कटी ऑप्शन है और यो ए और सी जो 2 नदियां हैं ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में आती है और ये राजस्थान में बहने वाली नदियां हैं। बाकी बेड़च और बाणगंगा तो राजस्थान की दूसरी ऐसी नदी है जो अपना जल ले जाकर यमुना नदी में मिलाती है। एक नदी चंबल है, दूसरी बाणगंगा है, 2 ही नदी है। इसका नाम बाणगंगा क्यों है? क्योंकि अर्जुन ने इसे तीर से निकाला था, इसलिए इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। और तीर से निकलने के कारण इसे बाणगंगा के नाम से भी जाना जाता है। बेड़च आयड़ नदी के बारे में तो जानते ही हैं। आहड़ सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई थी। अगला जो खेरी और लोही किसकी नस्लें हैं? बात करें खेरी और लोही की, तो खेरी तो भेड़ की है और लोही बकरी की है। तो बकरी और भेड़ यानी भेड़ और बकरी की जो नस्ल है वो है ये लोही। जो नस्ल है ये मांस के लिए पाली जाती है। बकरी को मारवाड़ी भाषा में आपको पता है टाट भी कहा जाता है। टाट या बकरी जो है वो राजस्थान में काफी जो है वो महत्वपूर्ण है। इसे गरीब का फरीज भी कहा जाता है, क्योंकि जद चावे जदी को दूध दूह लो और बढ़िया चाय बना लो। बकरी को राजस्थान में गरीब का फरीज भी कहा जाता है। और कई लोग इसे बिहार में गरीब की गाय भी कहते हैं, क्योंकि गाय थोड़ी महंगी हो है, बकरी थोड़ी सस्ती हुआ है। साथ ही बकरी का दूध डेंगू जो बुखार है उसमें प्लेटलेट्स को जो है वो कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये अभी प्रश्न आया था हाल ही में। बात करा 14वां प्रश्न की। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? इनमें से कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? देखो साथियों, हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया। 18 जून 1576 किसके बीच में? अकबर वर्सेज राणा प्रताप, ये युद्ध लड़ा गया। यह युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में मैं छोटा जब अकबर जीत्यो, फिर मैं थोड़ा बड़ा होया जब वो युद्ध ताई हो गयो, अब मैं बड़ा बड़ा हो गया जना वो युद्ध प्रताप जीत गयो। अब उसके पाछी अकबर की बारी आ जा। युद्ध बहुत केटाकिया कौन जीत गयो कन्फर्म को नहीं, कौन जीत्यो और कौन हार्यो टेम के अनुसार चेंज होतो रहे। ज्या ज्या सरकार पलटे भी हम विजेता भी पलट गया। तो अकबर और राणा प्रताप के बीच में युद्ध हो, इतो मैं बता दूं कौन जीत्यो कौन हार्यो अपन कौन था। अब बात करांगे इन हल्दी घाटी को युद्ध कौन कहो, सॉरी गोगुंदा को युद्ध कौन कहो। इसको खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल तो खमनोर को युद्ध कह दियो, इको मतलब इकी तो गेल छूट गई। वो तो गोगुंदा कौन कहो, खमनोर का युद्ध, इसने तो खमनोर का युद्ध कहा। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा।
थर्मोपल्ली, ठीक है, यानी ओ भी कौन कहो, निजामुद्दीन अहमद की कहो गोनीर अब्दुल कादिर बदायूनी ने इसने कहा कि ये गोगुंदा का युद्ध था, तो इसे अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है वो गोगुंदा का युद्ध बताया है। साथियों एक और बात बता देता हूं कि अब्दुल कादिर बदायूनी एकमात्र साहित्यकार था जिसने इस युद्ध में भाग लिया था। अकबर के लिए ये साहित्य लिखा करता था, अकबर का आलोचक भी था और अकबर के लिए इसने इस युद्ध में भाग भी लिया था। तो बदायूनी इसका उत्तर है। चलो 15वें प्रश्न की ओर। 1911 में और 12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। देखो गोविंद गुरु आदिवासियों में अलग जगाने वाले व्यक्ति थे। इनका जन्म एक बंजारा परिवार में हुआ था, लेकिन इन्होंने आदिवासी जो भील थे, मुख्य मोटा मोटी भील जगह, उनको आगे बढ़ाने में और उनमें अलग जगाने के लिए, कुरीतियां दूर करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने एक संपा की स्थापना की जिसे संप सभा नाम दिया गया। संप सभा में उसी आदिवासी को सदस्य बनाया जाता था जो कुरीतियों को छोड़कर गोविंद गुरु के साथ आता था। जो भी कुरीतियों को छोड़ देता था उनको गोविंद गुरु संप सभा का सदस्य बना लेते थे। इनका जो मुख्य केंद्र था उस समय वो था बडेसा। ये प्रश्न हाल ही में 2nd ग्रेड में आया था कि इनका प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो बडेसा जो है वो गोविंद गुरु का प्रमुख केंद्र था। चलिए बात करते हैं 16वें प्रश्न की। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि भारत में राजस्थान का ऐसा कौन सा वीर स्वतंत्रता सेनानी था जिसने जोधपुर में आंदोलन किया, भूख हड़ताल की और वहां लू लगने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी? वो थे बाल मुकुंद बिस्वा, या इन्हें कई जगह बाल मुकुंद बिस्सा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु जो है वो भूख हड़ताल के कारण ये कमजोर हो गए थे और बाद में कहते हैं कि लू लगने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये थे बाल मुकुंद बिस्सा। बात करते हैं 17वें प्रश्न की। राजस्थान का एकीकरण चरणों में हुआ, तो चरणों में कितना मैं बता दूं था ना, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। पहले चरण में मत्स्य संघ के एकीकरण के साथ राजस्थान में बनने वाला पहला राज्य था। यानी मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? देखो मत्स्य संघ बना 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को राजस्थान में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था और यहीं से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह को इसका प्रमुख बनाया गया। इसमें 4 रियासतें थी, A, B, C और D, यानी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। कहाँ ये अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर? सी ऑप्शन देखो, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये 4 संघ थे जिनमें मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। तो मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। चलिए चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है, आहड़ को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है क्योंकि? आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो समस्त ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की जननी कहा जाता है, किसे? गणेश्वर को कहा जाता है। लेकिन यहां प्रश्न यह नहीं है कि समस्त ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों की जननी कौन है, यहां प्रश्न है ताम्रवती नगरी कौन सी है। यह तो दिया हुआ है कि आहड़ है। प्रश्न यह है कि क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां से काफी मात्रा में तांबे के बर्तन प्राप्त हुए हैं, इसलिए इन्हें जो है वो ताम्रवती नगरी कहा जाता है। यहां तांबे के गलाने की बहुत सारी भट्टियां भी मिली है जिनका तांबा गलाने के लिए उपयोग किया जाता था। तांबे के बर्तन बनाते थे और उसका निर्यात ये किया करते थे, इसलिए आहड़ को जो है वो ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 19वां प्रश्न, निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों का असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? प्रश्न ठाडू है, बता दूं मैं थोड़ा सा सरल शब्द में है कि वो प्रश्न यह कहना चाहे है कि अनुच्छेद 13 यह कहता है कि कानून क्या है, विधि की परिभाषा क्या है। विधि ये चीजें विधि है। उसमें संसद ने कहा कि अनुच्छेद 13 में कहीं भी संविधान संशोधन को विधि नहीं बताया गया है। संविधान संशोधन का कहीं विधि शब्द देकर कहीं जो है वो आधार नहीं है। यानी अगर संविधान संशोधन किया जाता है मौलिक अधिकारों में,
तो वो असंगत नहीं हो सकता, ऐसा संसद ने कहा। उसके बाद एक केस होता है कोर्ट में, उसका नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार। यह 1973 का मामला है। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आप इस बात की आड़ नहीं ले सकते कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में संविधान संशोधन नहीं है। अगर संविधान संशोधन से किसी मूल अधिकार का हनन होता है तो हम उसे शून्य घोषित करने का अधिकार रखते हैं। तो अनुच्छेद 13 में जो ये बात कही गई है, ये केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार विवाद में जो है वो कहा गया था। एक और बात बता दूं साथियों, इस केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में 13 जज बैठे थे और ये भारत के इतिहास में आज तक सबसे ज्यादा न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के यदि किसी में बैठे हैं तो वो इसी मामले में बैठे हैं। तो ध्यान रखना, 13 जज इस मामले में शामिल थे और उन्होंने निर्णय दिया था। हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति में भी अमिताभ बच्चन ने 1 करोड़ का सवाल पूछा था कि सबसे ज्यादा न्यायाधीशों की बड़ी बेंच कौन से मामले में बनी थी, तो केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार मामले में 1 करोड़ को सवाल है। वो यही उलिया फुलिया को नहीं हो। चलो 20वां, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? प्रत्यक्ष निर्वाचन। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या होता है? जिसमें जनता द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है। भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुना जाता, नामांकन वंशानुगत होता नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किससे होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से होता है। अब अप्रत्यक्ष क्या होता है? जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं और उन वोटों से कोई व्यक्ति चुना जाता है, उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। भारत में एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति को चुना जाता है। जबकि नहीं समझ में आ तो आ देख लिया सैनो बडोड़ी कौन सी है, टिक मार दिया, सही है, बहुत ठाडी है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल जीते हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, मनोनीत प्रतिनिधि भाग नहीं लेते। मेरा कहने का मतलब जो चुनाव लड़कर आते हैं वही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है वो है भाग 4 में। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद है 36-51। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। लिए कहां से गए हैं? ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बात करते हैं 22वें प्रश्न की। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्रों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई है? देखो, राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मैं एक दिन थान बतायो, SC खातर 34 और ST खातर 25, यानी टोटल 9 और 5 59 सीटा आरक्षित है। 59 सीटा में वर्तमान जो विधानसभा है उसमें 11 महिलाएं हैं। इन 59 सीटों में से उनमें से 8 अनुसूचित जाति की है, 3 अनुसूचित जनजाति की है। अब तो आगे भी चुनाव आने लग रहा है तो ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा, लेकिन वर्तमान में यही है। आगे क्या होता है वो आप अगले वीडियो में डिस्कस कर सकते। ये वास्ते ज्यादा मत हो फिर मारांगो नहीं, वो ध्यान रखा। 59 है और अब तो महिलाओं को 33% आरक्षण भी मिलने वाला है। इस चुनाव में नहीं मिलेगा, अगले चुनाव में देसी मोदी जी। चलो आगे। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। भारत में कौन से अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता है? देखो मैं आपको बताऊं, प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 19(1) में भारत में प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसी को प्रेस की स्वतंत्रता माना जाता है। प्रेस मतलब समाचार पत्र हो सकते हैं, प्रिंट मीडिया हो सकता है, यूट्यूब हो सकता है, यूट्यूब पर किसी का चैनल हो सकता है या कोई का समाचार चैनल हो सकता है, वो प्रेस के अंतर्गत आते हैं। इन्हें अभिव्यक्ति की आजादी है, नियमों में रहकर अपनी बात कहने की इन्हें पूर्णतः आजादी है। ये कुछ भी कहें, इन्हें आजादी है।
निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा? साथियों, बात करें राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की, पहले तो थान में बता दूं, अपा बहुत जल्दी राजस्थान के मुख्यमंत्रियों से जुड़े हुए किस्से कहानियां लाने वाले हैं। जल्दी आरएस को बस पेपर हो जा, बिग बाद में अपना वही काम है, ठाला ही ठाला। तो अपा लिहाज इको उत्तर में थान बता दूं, हीरालाल देवपुरा सबसे कम समय के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। इस पर चर्चा कम ही करेंगे, चर्चा जब करेंगे तब इनके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। 25वां प्रश्न, आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए? देखो, संविधान सभा में जो निर्णय लिए गए उनमें किस आधार पर लिए गए? तो निश्चित तौर से सर्वसहमति तो कहीं नहीं होती, और भारत में तो होने को मतलब ही कौन, रजामंदी अल्पमत से तो कभी होता ही नहीं है। हमेशा किससे होता है निर्णय? बहुमत से होता है, और संविधान सभा में भी निर्णय बहुमत से लिए गए थे। तो साथियों, आज की क्लास में अपन ने देखा कि 25 प्रश्न थे, कम से कम आप 20 प्रश्न सही करें, और मैं तो कहता हूं 25 के 25 ही सही करें, ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको फायदा हो सके। तो आज की क्लास कैसी लगी आप निश्चित तौर से कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही जो है वो नई जो सीरीज चालू कर रहे हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें, ताकि वीडियो कोई बहुत ज्यादा चल सके तो हमें भी लाभ हो सके। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, राम राम।